नमस्कार, मैं डॉक्टर किरण कालिया संस्कृत ज्ञान मंजरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे और सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का बखूबी पालन कर रहे होंगे। आज हमारा विषय रहेगा तत्पुरुष समास के कुछ अन्य प्रष्टव्य भेदों का, जिनसे बार बार रूप पूछे जाते हैं। तो मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी तक तत्पुरुष समास के पूर्व के भेदों को नहीं देखा है तो आप जरूर उसको देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप तत्पुरुष समास के व्यधिकरण और समानाधिकरण और उसके साथ द्विगु समास का आकलन अच्छे से नहीं करोगे, उसको नहीं समझोगे, तो आपके जो आज का हमारा विषय रहेगा समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी। तो आइए विषय शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं नए तत्पुरुष की। तो नए तत्पुरुष समास, जैसा कि आप सभी नाम से भी अनुमान लगा सकते हैं कि जिस तत्पुरुष समास में न की प्रधानता हो, अर्थात किसी भी वस्तु के ना होने का बोध हो, ऐसा जो समास होता है वह नए तत्पुरुष समास होता है। या आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जिस समास के पूर्व पद में न हो, न हो और उत्तर पद में संज्ञा या विशेषण लगा हो, तो ऐसा जो समास होता है उस तत्पुरुष समास को नए तत्पुरुष समास की संज्ञा दी जाती है। तो मैं आपको इसको उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा। जैसे आपके लिए आता है, बहुत ही प्रष्टव्य रूप है अब्राह्मण, अब्राह्मण, ये अब्राह्मण। तो जैसा कि आपको पता है कि इसका अर्थ क्या हुआ, अब्राह्मण का हुआ जो ब्राह्मण नहीं है। जो ब्राह्मण नहीं है मतलब उसके ब्राह्मण ना होने की बात हो रही है, उसके अस्तित्व, ब्राह्मण के अस्तित्व पर आक्षेप है। तो इस प्रकार का जो समास है उसे हम नए तत्पुरुष समास की संज्ञा देंगे। अब इसके अगर हम बात करें लौकिक और अलौकिक विग्रह की, तो इसका लौकिक विग्रह बनेगा कि न ब्राह्मण, न ब्राह्मण, न ब्राह्मण, ये इसका लौकिक विग्रह होगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, नए तत्पुरुष की बात चली है, इसका उदाहरण है, प्रष्टव्य उदाहरण है, नोट कीजिएगा। अब्राह्मण, न ब्राह्मण इति अब्राह्मण, ये इसका लौकिक विग्रह होगा। और इसी प्रकार से अब इसके हम अलौकिक विग्रह की बात करेंगे तो क्या आएगा आपके, जैसे न ब्राह्मण, ब्राह्मण सु, ये देखिए इसका अलौकिक विग्रह हो गया। तो कहीं पर भी न मतलब उसके ना होने का बोध हो, इस प्रकार का समास आपको दिखे तो ऐसा जो समास होता है। या कहीं पर भी आपको पूर्व पद में नकार होने की बात आए और उसके उत्तर पद में संज्ञा या विशेषण हो, ये दोनों चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है, तो इस प्रकार का जो समास है वह नए तत्पुरुष समास होता है। इसी प्रकार से नए तत्पुरुष समास का एक अन्य भी बहुत ही प्रष्टव्य उदाहरण है, बार बार पूछा जाता है, अनश्वः, मतलब जो घोड़ा नहीं है, अर्थात जो घोड़े से भिन्न है वह क्या है, अनश्वः। अश्व नहीं है, अश्व से भिन्न है वह अनश्व है। तो इसका लौकिक विग्रह क्या करेंगे आप, न अश्वः, न अश्वः, न अश्वः इति अनश्वः, ये इसका लौकिक विग्रह होगा। और जब हम बात करेंगे इसके अलौकिक विग्रह की, तो अलौकिक विग्रह में क्या होगा, न अश्वः, प्रथमा में था उसको सु बना दिया, न अश्वसु इति अलौकिक विग्रह। तो उम्मीद करूंगा ये आपको समझ आया हो, बहुत ही प्रष्टव्य रूप है। तो इसके बाद हम बात करेंगे पहले उपपद तत्पुरुष की, अंतिम में हम बात करेंगे प्रादि की। ये थोड़ा बड़ा है इसलिए पहले हम उपपद की बात करते हैं कि उपपद तत्पुरुष समास इसे कहते हैं। तो नोट कीजिएगा परिभाषा को कि जिस तत्पुरुष समास के पूर्व पद में क्या हो, उपपद हो, पूर्व पद में क्या हो,
उपपद हो और उत्तर में कृदंत हो। नोट कीजिएगा इस बात को, जिस तत्पुरुष समास के पूर्व पद में उपपद हो और उत्तर में कृदंत हो तो ऐसा जो समास होता है उसे उपपद समास कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण समास है, परीक्षा में एक रूप बार बार पूछा जाता है तो उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। कुंभकारः, देखिएगा कुंभकारः, हम इसका लौकिक वर्ण क्या बनाएंगे, पहले कुंभकारः कुंभम करोति। कुंभकारः देखिएगा ध्यान से, कुंभकारः लौकिक वर्ण क्या होगा, कुंभम, कुंभम करोति, कुंभम करोति इति कुंभकारः, ये इसका लौकिक वर्ण हुआ। देखिएगा फिर से, उपपद का जो उदाहरण है कुंभम करोति, कुंभम करोति, कुंभम करोति इति कुंभकारः। अब इसका देखिए, मैंने बात कही थी कि पूर्व में क्या हो, उपपद हो और उत्तर में क्या हो, क्रियापद हो। अब करेंगे इसके अलौकिक ग्रह की बात। तो अलौकिक ग्रह में क्या हुआ, पहले कुंभ अम, कुंभम अम, कुंभ अम, कुंभ अम कार सु। तो पूर्व में क्या था, उपपद क्या है, कुंभ है, और अब मैंने कही थी कृदंत की बात। तो जो कार बनता है या कारः बनता है, ये कृदंत का रूप है। तो पूर्व में उपपद है, उत्तर में कृदंत का रूप है, तो कुंभकारः ये उपपद तत्पुरुष का उपयुक्त उदाहरण है। कुंभकारः, कुंभकारः, नोट कीजिएगा, बहुत ही प्रश्नव्य रूप है, बार बार पूछा जाता है। आइए अब बात करते हैं प्रादि तत्पुरुष की। प्रादि तत्पुरुष समास में पूर्व में प्र इत्यादि जो उपसर्ग होते हैं वे जुड़े होते हैं। इसको मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले प्रादि से मतलब केवल प्र आदि 22 उपसर्ग ही नहीं, इसमें प्रादि तत्पुरुष समास भी आता है, गति संज्ञक तत्पुरुष समास भी आता है, और इसमें आपके कुसंज्ञक तत्पुरुष समास का भी बोध होता है। नोट कीजिएगा कि प्रादि तत्पुरुष समास में प्र परा इत्यादि ये 22 जो उपसर्ग है ये वाला समास भी आता है, और गति संज्ञक समास भी आता है, और कु मतलब जो बुरे अर्थ की बात करते हैं वो वाला समास भी आता है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रादि की। तो देखिए कि जिसके पूर्व पद में क्या हो, प्रोपरा अपसम इत्यादि हो, तो ऐसा जो समास होता है वह क्या कहलाता है, आपके प्रादि तत्पुरुष। जैसे सुपुरुषः, सुपुरुषः, तो आपने देखा होगा सु औजस, ये वाला तो नहीं आएगा। उपसर्ग देखिए, प्रोपरा अपसम अनु अवनिस निर्दुष दुर्वी आंग्नी अभियति सु, तो सु इसमें क्या है, उपसर्ग है। तो सुपुरुषः पूर्व पद में क्या है, प्रादि है, तो ये क्या हुआ, प्रादि तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह क्या होगा, शोभनः पुरुषः, शोभनः पुरुषः इति सुपुरुषः। शोभनः पुरुषः ये इसका लौकिक विग्रह हुआ, और सुपुरुष एक वचन में है, पुरुषः तो सु। एक बार फिर से, सुपुरुषः में शोभनः पुरुषः इसका लौकिक विग्रह है, सुपुरुष सु इसका अलौकिक विग्रह है। तो बहुत ही प्रश्नव्य रूप है, नोट कीजिएगा। इसी प्रकार से प्रादि तत्पुरुष का एक अन्य उदाहरण है प्राचार्यः। प्राचार्यः, प्राचार्यः, इसमें भी आप देख लीजिए, प्रगत आचार्यः, प्रगत, प्रगत आचार्यः, प्रगत आचार्यः, ये इसका
लौकिक विग्रह हुआ। पूर्व में देखिए प्र है, उपसर्ग है, तो ये प्रादि तत्पुरुष का उपयुक्त उदाहरण है। प्रगत आचार्य प्राचार्य प्र आचार्य सु, ये इसका अलौकिक विग्रह है। प्रगत आचार्य लौकिक विग्रह है, प्र आचार्य अलौकिक विग्रह है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको प्र वाले जो उदाहरण है समझ में आ गए हो। इसी प्रकार से कोई भी आपको उदाहरण देखने को मिले तो वो उपसर्ग वाला प्रादि तत्पुरुष का होगा। इसके साथ अब हम बात करेंगे, प्रादि में मैंने कही थी कुसंज्ञक, जैसे कुपुरुषः, कुपुरुषः, तो कहेंगे तो आप इसको अगर तो मोटे तौर पर बोले तो आप प्रादि, क्योंकि प्र आदि। अगर इसको अलग से बात करें तो ये कुतत्पुरुष समास भी होता है, या कुसंज्ञक तत्पुरुष समास कहेंगे इसको, क्योंकि ये बुरे अर्थ में प्रयोग होता है, बुरा जो पुरुष है। कुपुरुषः बहुत ही प्रष्टव्य रूप है, नोट कीजिएगा। कुत्सितः, कुत्सितः पुरुषः, इसका अलौकिक विग्रह है कु पुरुष सु, कु पुरुष सु। तो ये था प्रादि के अंतर्गत 3 चीजें आती है, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। प्र परा इत्यादि 22 उपसर्ग, उसके बाद कुसंज्ञक वर्ण, और तीसरी बात है अगर गति संज्ञक वर्ण हो तो उसे गति तत्पुरुष, गति संज्ञक तत्पुरुष समास कहते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। कुपुरुषः कुत्सितः पुरुषः लौकिक विग्रह है, कुपुरुष सु ये इसका अलौकिक विग्रह है। अब हम बात करेंगे गति तत्पुरुष के। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि गति किसे कहते हैं। गति, गति संज्ञा की बात आती है तो आपने सुना होगा कि प्रादयः गति संज्ञकः। वैसे तो जो प्र इत्यादि जो उपसर्ग होते हैं, यदि उनका धातुओं के साथ योग हो तो क्या वे ही गति संज्ञक होते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे आपके लिए उरी कृत्य आ जाता है, गति संज्ञक में उरी कृत्य, उरी कृत्य। तो यहां पर क्या है, ये जो उरी शब्द है ये गति संज्ञक है, और इसका किसके साथ है, देखो क्रिया के साथ। कृत्य शब्द क्या है, कृदत्वाची है, क्रिया युक्त है। तो यहां पर उरी जो शब्द है उसका कृत्यों के साथ, क्रिया के साथ संयोग हुआ है, अतः यह क्या है, गति संज्ञक है। इसलिए यहां पर क्या है, गति संज्ञक तत्पुरुष समास है, या प्रादि तत्पुरुष समास कह लीजिए। प्रादि में भी ये गति संज्ञक भी आ गया, आपका कुसंज्ञक भी आ गया। यथा निर्दिष्ट जो स्थिति होगी तो उरी कृत्य हो गया, आपके शुक्ली कृत्य हो गया। तो इस प्रकार से जो भी रूप होंगे वो प्रादि तत्पुरुष के कहे जाएंगे। या अगर गति संज्ञक लिखना चाहे आप तो गति संज्ञक वर्ण की मैंने बात की तो आप गति संज्ञक तत्पुरुष भी कह सकते हैं। अगर उपसर्ग लगा हो तो आप उसको अलग से प्रादि तत्पुरुष कहेंगे। अगर कु वर्ण आ जाए तो आप उसको कुसंज्ञक तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का जो विषय था आपको समझ आया हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।